मित्रों नमस्कार, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतना सहयोग और इतना समर्थन और इतना प्यार देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग उसको देख रहे हैं और उससे लाभ पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप सबके जो सवाल चैनल पे आप लोग पोस्ट करते हैं मेरी वीडियोज़ में, मैं उनके सबके जवाब दे पाऊँ। बहुत लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पिंग भी करते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूँ, ताकि लाल किताब सीखने का जो सफ़र हम सब ने मिलके शुरू किया है, उसको किसी अंजाम तक पहुँचा सकें। आज का मेरा विषय है और बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि उपाय जब दिए जाते हैं तो किसी उपाय में हम बोलते हैं कि आप ये चीज़ जाके जल में प्रवाहित कर दो, किसी को बोलेंगे कि ये जाके जल में स्थापित करके आओ, कोई बोलेगा कुएँ में डाल के आओ, कोई कहेगा चलते पानी में डालो, कोई बोलेगा इसको वीराने में दबा के आओ, कोई कहता है इसको घास वाली ज़मीन में दबाओ, कोई कहता है इस सामान को छत पे रखो। तो क्या रहस्य है लाल किताब के इन उपायों के पीछे? आज हम बात करेंगे इसी विषय पे और ये वीडियो पूरी होने तक आप सब लोग काफ़ी हद तक समझ जाओगे कि इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है और क्यों लाल किताब वैदिक ज्योतिष से अलग है। क्यों लाल किताब के आशयों को यूज़ करके, लाल किताब के रिश्तों को प्रयोग करके कैसे उपाय बनाए जाते हैं और कैसे उन उपायों के चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय पे कि लाल किताब के उपाय कैसे बनते हैं। लाल किताब का एक उपाय है मित्रों कि जब शुक्र वर्षफल में 8वें भाव में आ जाए, तो ये कहा गया है कि शुक्र की वस्तु जो ज्वार होती है, उसको लेके और किसी वीराने स्थान में या श्मशान में गड्ढा खोद के और उसको उसमें गाड़ दिया जाए। तो कहते हैं कि अगर शुक्र 8 का वर्षफल में खराब हो रहा है, शुक्र 8 वैसे तो अ, ठीक नहीं होता, उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। कहते हैं कि अगर शुक्र ही टेवे में खराब होके बैठ जाए, तो वो पूरी कुंडली को खराब कर देता है। लेकिन अगर वर्षफल में शुक्र 8 का होके खराब होके बैठ जाए और उस वर्ष शुक्र के ज़हर को अगर खत्म करना हो तो उसको वीराने में दबा के उससे राहत ली जा सकती है। अब इसको वीराने में ही क्यों दबाया गया? क्योंकि आपने देखा कि शुक्र 8 में है और 8वां भाव श्मशान का भाव है, तो यही कारण है कि उसको वीराने में या श्मशान में दबा के उस शुक्र ग्रह की जो नकारात्मक एनर्जी है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्र के दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम उस जातक को नहीं मिलते। अब इसमें सावधानी बरतने वाली ये बात है कि अगर आपके लगन कुंडली में शुक्र 8 में बैठा हो और आप ये गलती कर बैठे, तो उसके आपको जीवन भर बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इसको बिना किसी से पूछे इस उपाय को ना करें। ये तभी किया जाता है जब वर्षफल में आपका शुक्र 8 में आ गया है और उसने पूरी कुंडली खराब कर दी है, जिसकी वजह से कि शुक्र 8 की जो नकारात्मक एनर्जी है उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर उपाय हर किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे आपका प्लैनेट उसी घर में क्यों ना बैठा हो। वैसे तो 12 में मंगल बुरा नहीं होता, लेकिन मंगल 12 के लिए एक उपाय बताया गया है कि आप 1200 ग्राम रेवड़ी लो, गुड़ की रेवड़ी लो और उसको जल प्रवाहित कर दो। यानी कि इस उपाय में ग्रह की जो नकारात्मक एनर्जी है, उसको आपसे दूसरे ढंग से दूर किया गया है। मंगल 12 है, इसके आशियों को अब आप ज़मीन में, शमशान में नहीं दबा सकते। इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको इसकी एनर्जी को चंद्रमा से ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है। तो मंगल बध के आपको असर आ रहे हैं 12वें भाव में। इस वजह से आप मंगल की एनर्जी को चंद्रमा को समर्पित करो और उसको ठंडा करो, उसको जल प्रवाहित करो, जिससे कि मंगल की जो नकारात्मक बद एनर्जी है, जो मंगल की आग है, वो शांत हो जाए। तो इसलिए इसको आप सिर्फ़ जल प्रवाह करके ही शांत कर सकते हो। लाल किताब में एक तीसरा तरीका बताया गया है कि आप ग्रह को नष्ट भी नहीं कर सकते, उसको उसको अपने से दूर भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ उसके अशुभ प्रभाव को शुभ में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको शुभ में बदलना है। जैसे कि राहु 5 में आ गया। राहु 5 में संतान प्राप्ति में नुकसान देता है, लेकिन संतान में भी वो सिर्फ़ पुत्र संतान में नुकसान करता है, पुत्री संतान में वो नुकसान करेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आप राहु 5 को ना खत्म कर सकते हो, ना नष्ट कर सकते हो, यानी कि आपको नहीं करना चाहिए। उसके दुष्प्रभाव को सिर्फ़ आप शुभ कर सकते हो। अब राहु जो 5 का है, वो चंद्रमा से शांत होता है। इसलिए कहा गया है कि जो राहु का आशय है, यानी कि हाथी चाँदी में, यानी कि चंद्रमा की धातु में बनवा के उसको अपने घर में रखो। कई लोग बोलते हैं कि जो चाँदी का हाथी बना के गंगा जल कटोरी में गंगा जल डाल के और उसमें भी रखा जाए तो राहु की शरारतें
और या राहु का जो जो बुरा प्रभाव है, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है या वो शुभ में बदल जाता है। तो ये एक तीसरा तरीका है कि आप प्लैनेट को ना तो नष्ट कर रहे हो, ना उसकी एनर्जी को अपने से दूर कर रहे हो, बल्कि आप बाध्य हो उसको शुभ करने में, क्योंकि राहु 5 कन्या संतान में नुकसान नहीं पहुँचाता, तो आप उसको नष्ट नहीं करना चाहोगे। अब उपायों में सिर्फ़ यही नहीं है कि आप बुरे जो ग्रह हैं, उनके ही उपाय कर रहे हो। कई बार क्या होता है, आपका ग्रह बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन आपको उसकी एनर्जी को इनफ़ाइनाइट लिमिट तक एनहांस करना है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा 2 में बैठा है, चंद्रमा 2 में अच्छा होता है, चंद्रमा 2 में उच्च का होता है, उसकी दृष्टि छठे भाव पे भी होती है। अब किसी व्यक्ति का अगर कमीशन एजेंट का, आड़त का, कैश का इस तरह का काम है, जो कि छठे भाव के काम होते हैं, तो आप चंद्रमा 2 की जो एनर्जी है छठे भाव में भी ले जाना चाहोगे और दूसरे भाव में भी, यानी कि जो आपका कैश का, लिक्विड कैश का या जमा पूँजी का भाव है, उसमें भी आप चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ाना चाहोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप चंद्रमा के आशिए, यानी कि जैसे चावल है, तो अगर आप घर में अपने जितना भी चावल स्टोर करोगे, तो उससे आपके घर में चंद्रमा की एनर्जी बढ़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में लोग अपने घरों में चावल और गेहूँ का स्टॉक रखते थे। आजकल तो किसी को 1 किलो की ज़रूरत है, 1 किलो ले आते हैं, 5 किलो की ज़रूरत है, 5 किलो ले आते हैं। तो अपने आप घर से चंद्रमा की और सूर्य की, यानी कि गेहूँ के रूप में सूर्य की और चावल के रूप में चंद्रमा की एनर्जी घर में अपने आप ही कम हो गई है। लेकिन अगर आप पुरानी परंपराओं में दोबारा से जाओगे और अपने घर में प्रचुर मात्रा में चंद्रमा की या सूर्य की, जो कि आपके टीवी के बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं, उनकी एनर्जी को अगर अपने घर में स्टोर करके रखोगे, तो आप पाओगे कि आप इनकी एनर्जी से वैसे ही लबालब रहोगे। एक और तरीका लाल किताब में बताया गया मित्रों कि 2 शत्रु ग्रह अगर आपस में किसी भाव में बैठे हों और उनके बीच में उन दोनों के किसी मित्र को बिठा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कि छठे भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं। छठे भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं और आप सब जानते हो कि सूर्य और शनि का जब झगड़ा होता है, तो उसमें शुक्र की बलि दी जाती है। यानी कि पत्नी के ऊपर बहुत बुरी आफ़त आती है जिस जातक की कुंडली में सूर्य और शनि का झगड़ा हो। अब सूर्य और शनि मिलके मंगल बद भी बनाते हैं, तो यानी कि घर में लड़ाई-झगड़े, कलह-क्लेश इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। अब छठे भाव का जो शुभ कारक है, वो बुध है और बुध इन दोनों का मित्र भी है, यानी कि बुध छठे भाव में उच्च का होता है। तो अगर इन इन दोनों ग्रहों के बीच में बुध को स्थापित कर दिया जाए, यानी कि बुध के आशिए घर में स्थापित कर दिए जाएँ, यानी कि हरे पेड़-पौधे, हरी चीज़ें, इस हरे पेड़-पौधे, हरियाली घर में अगर स्थापित कर दी जाए, तो कहते हैं कि इससे इन दोनों के बीच का झगड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उससे आप अपने शुक्र, यानी कि आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य या घर के कलह-क्लेश से काफ़ी हद तक निजात पा देते हो, जब सूर्य और शनि का झगड़ा आपके छठे घर में हो। लेकिन यही उपाय आप 12वें घर में नहीं कर सकते, 12वें घर में आपको कुछ और सोचना पड़ेगा या किसी और भाव में इनके बीच में इनका जो मित्र बिठाना है, वो ऐसे सोच के बिठाना है कि वो मित्र अगर वहाँ पे आए, यानी कि उस ग्रह के आशिए वहाँ पे अगर आएँ, तो उस भाव में वो नुकसान ना पहुँचा दें। तो इस ढंग से सोच के जो मित्र ग्रह है, उसको बिठाना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको बिठा ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति बन जाए सूर्य और शनि की कि आप वहाँ बुध को नहीं भेज सकते, फिर आपको कुछ और ढंग से उपाय सोचना पड़ेगा। पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया था शुक्र 8 का। मान लीजिए शुक्र 7 में बैठ के खराब हो रहा है, तो उसमें क्या करोगे आप? आपकी लगन कुंडली में शुक्र 7 में है और किसी कारणवश से या किसी बुरे ग्रहों की दृष्टि की वजह से शुक्र के बुरे असर आ रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि अगर शुक्र की चीज़ों को शुक्र को ही खिला दें, यानी कि शुक्र के आशियों को खिला दें। शुक्र की चीज़ें क्या? कि जैसे जो हरी ज्वार है, वो अगर शुक्र का आशिया है और उसको अगर गाय को, यानी कि 7वाँ घर शुक्र का है, गाय भी शुक्र का आशिया है और ज्वार भी शुक्र का आशिया है, तो उस ज्वार को अगर जातक गाय को खिलाए, गाय शुक्र का शुभ आशिया है, तो गाय उस ज्वार को खा के और उसको अपने अंदर से इस ढंग से रिसाइकिल करती है कि उसके दुष्प्रभावों को खत्म कर देती है और आपको उसके अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं उस गाय की वजह से, क्योंकि गाय ने उसके बुरे प्रभावों को नष्ट कर दिया। तो ऐसा माना जाता है और इसीलिए बहुत लोगों को बताया जाता है कि अपने जीवन में इस चीज़ को हमेशा के लिए अपनाओ कि गाय को हर शुक्रवार को सभी लोग जाके हरा चारा दें। उससे आपके शुक्र साथ के रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू होते हैं, क्योंकि 7वाँ घर शुक्र का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके पार्टनर का होता है, आपकी घर गृहस्थी का होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर जातक समय निकाल के और गाय को हरा चारा खिलाए, सुबह गाय के लिए एक रोटी निकाले अपने भोजन में से। और दोस्तों ये तो
मैंने आपको बता ही दिया था मेरी एक वीडियो में कि जो ग्रह फल के हैं उनके उपाय नहीं हो सकते, उपाय सिर्फ़ राशि फल के होते हैं। लेकिन ग्रह फल के ग्रहों के भी उपाय हो सकते हैं। अगर आप मेरी 36 आला चक्र वाली जो वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएँगे कि ग्रह फल के ग्रहों के उपाय कैसे किए जाते हैं। अब एक और चीज़ और कुछ सावधानियाँ ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। अब उपाय करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप किसी अशुभ ग्रह को किसी भाव में ऐसे भाव में पहुँचा रहे हो, जहाँ पे जाके वो शुभ हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस डेस्टिनेशन भाव में, डेस्टिनेशन हाउस में उसका शत्रु नहीं बैठा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको उपाय जो मैंने 5-6 तरीके बताए हैं, फिर किसी और ढंग से उपाय करना होगा। अब बहुत से उपायों में आपको ये बताया जाता है कि इस ग्रह की चीज़ों को ले जाके और मंदिर में दे दो। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, अगर वर्षफल में राहु और केतु में से कोई भी एक पापी ग्रह या शनि वर्षफल में अगर दूसरे भाव में आया हुआ हो, तो उस साल आपको चंद्रमा की चीज़ें मंदिर में नहीं पहुँचानी है। यानी कि अगर उस साल आपका राहु और केतु दूसरे भाव में आया हुआ है और अपनी परिस्थिति की वजह से चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा 8 में आ गया, तो उसका आपको चंद्रमा का कोई और उपाय ढूँढना पड़ेगा। आप चंद्रमा की चीज़ों को मंदिर में पहुँचा के राहु केतु के साथ चंद्रमा का झगड़ा नहीं करवा सकते। इसी तरह से वर्षफल में अगर 4 में सूर्य आया हुआ है और किसी वजह से आपको राहु, केतु या शनि की वस्तुएँ जल प्रवाहित करने के लिए बोली जाएँ, तो आप उस साल नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके आपको अच्छे के बजाय बुरे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि उससे सूर्य के साथ राहु का और सूर्य के साथ शनि का झगड़ा हो जाएगा और उससे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मंगल अगर 8 में खराब होके बैठा हुआ है, तो उपाय जब आप करते हो, तो आपको ये देखना होगा कि तीसरे भाव की क्या स्थिति है, क्योंकि 8वें से 8वाँ तीसरा भाव बनता है और तीसरा भाव मंगल का होता है। तो वहाँ पे अगर मंगल के शत्रु हैं या मंगल की स्थिति वहाँ से कैसी बन रही है, उस भाव को तो नहीं खराब कर रहे, तब जाके आप 8वें के मंगल के उपायों के बारे में सोचेंगे। ये तो आप समझते हो मित्रों कि अगर 5वें भाव में किसी आशय को पहुँचाना हो, तो आपको लाल किताब के जो आचार्य हैं, वो बताते हैं कि भई इस सामान को या इस पीपल के पेड़ को स्कूल में लगा के आओ या किसी सरकारी बिल्डिंग में लगा के आओ क्योंकि 5वाँ भाव सूर्य का भाव है, 5वाँ भाव संतान का भी भाव है, तो वो जो उपाय है, वो या तो स्कूल में यानी कि जो बच्चों का आशिया है, वहाँ पे करवाया जाता है और या सरकारी बिल्डिंगें यानी कि जो सूर्य से संबंधित आशिये हैं, उनमें करवाया जाता है। तो ये 5वें भाव का उपाय है। छठे भाव के लिए आपने देखा होगा कि बहुत से आचार्य हमें ये बताते हैं कि भई ये खड़े पानी में ये चीज़ डाल के आओ या किसी कुएँ में डाल के आओ क्योंकि कुआँ या खड़ा पानी जो छठे भाव का आशिया है। और कई बार आपको बताया जाता है कि भई ये सामान गुरुद्वारे में दे के आओ मंदिर के बजाय गुरुद्वारे में क्योंकि जो 11वाँ भाव है वो गुरुद्वारे का भाव है, तो वो लाभ स्थान भी है। अगर किसी ग्रह से आपको जो लाभ का संबंध बनाना हो, तो फिर उस तरह की चीज़ें आपको गुरुद्वारे में दे के आने के लिए बोला जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ उपायों में आपको कुछ चीज़ें छत पे रखने के लिए बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत से पुराने समय में लोग मुल्तानी मिट्टी से अपनी छतों को लीपते थे, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है, वो शुक्र 12 का आशिया है और अगर आप अपनी छत यानी कि आपका 12वाँ भाव, आपकी कुंडली का जो 12वाँ भाव है, वो आपकी छत होती है। अगर उसको आप मुल्तानी मिट्टी से लीपते हो, तो आप अपने घर में शुक्र 12 की एनर्जी को वैसे ही कायम कर लेते हो। और कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों ने लाल किताब पढ़ने वालों ने तो बहुत पढ़ी होगी लाल किताब में, जैसे कि 43 दिन के उपाय बताए गए हैं, तो आपको 43 दिन ही करने हैं। कुछ आचार्य आपको बोलेंगे कि 8 हफ्ते उपाय करना है, तो 8 हफ्ते करने हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो हमारे लूनर मंथ है, उसमें चौथ, नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों में उपाय नहीं किए जाते अनलेस एंड अंटिल आपको आपके आचार्य ने बोला है, जैसे 43 दिन का उपाय है, फिर तो आपको करना पड़ेगा वो कंटिन्यूटी में अथवा आप चौथ, नवमी और चतुर्दशी तिथि को उपाय ना शुरू करें। और एक और चीज़ जो बहुत सामान्य है कि सूर्य उदय होने के बाद उपाय करने और सूर्यास्त से पहले उपाय करने होते हैं अनलेस एंड अंटिल आपको किसी आचार्य ने बोला है जो कि स्पेसिफिकली रात को करने वाला उपाय है, उपाय रात को नहीं किए जाते। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं मित्रों जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप ध्यान में रखेंगे इससे आपको उपाय के जो सटीक परिणाम हैं, वो भी आएँगे और आप उपायों से जनरेट होने वाले जाने-अनजाने में जो नुकसान है, उस नुकसान से भी आप अपने आप को या अपने क्लाइंट्स को बचा सकते हैं अथवा लाल किताब के उपाय जितने लाभकारी हैं, उतने नुकसान भी दे सकते हैं, मिसफ़ायर भी करते हैं।
तो इससे आप ज़रूर बचें। ये थी मेरी आज के विषय का निचोड़। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, तो आप डेफ़िनेटली मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और अथवा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि लाल किताब सीखने की और एक अलग ढंग से लाल किताब को जानने की जो हमारी यात्रा हम सबने मिलकर शुरू की है, उस यात्रा को हम किसी अंजाम तक पहुँचाएँगे। जय माता की, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।